Hello everyone, I hope you all are doing well. Based on जो मैंने पोल डाला था ना वोटिंग के लिए ऑन कम्युनिटी सेक्शन, उसमें एक तो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस था फॉर यूपीएससी सीएससी 2025 एंड सेकंड वाज विजन का करंट अफेयर्स, है ना, विजन का करंट अफेयर्स। ठीक है, सो ये जो हमारा सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ है ये तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ हम अपना करंट भी कवर करेंगे बिकॉज़ लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है तो आपका करंट जो होता है, जो आपका करंट फेज होता है, ये पाइल अप होता जाता है ना। इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी साइड बाय साइड करते रहें सो दैट हमारा सिलेबस मैनेजमेंट अच्छे से हो, जीएस के साथ साथ हमारा करंट भी मैनेज होता रहे। ठीक है, सो ये जून का मैगज़ीन है, इट इज़ जून। हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है, पहले जून, उसके बाद ऐसे पीछे जाएंगे। कब तक का हम इसको कवर करेंगे? अप्रैल तक का। ठीक है, अप्रैल तक का कवर करेंगे। अप्रैल से लेके हम जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे कवर करेंगे एंड एट लास्ट जो 365 आता है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, 365 को सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे बिकॉज 365 जो है एक तरह का कॉपी पेस्ट होता है जो मंथली मैगजीन्स होती हैं उनका। ठीक है, सो जस्ट फॉर रिवीजन हम 365 को एक बार देख लेंगे। एंड ये जो पूरा मैगज़ीन है, ये मंथली मैगज़ीन जो है, इट इज़ अराउंड, अब आप देख सकते हो, लेट मी शो यू, ये है अराउंड 126 पेजेस का, 126 पेजेस का। बट इसमें से सबका सब काम का नहीं है, सारा का सारा काम का नहीं है। एंड इसको मैंने तो इससे एक अलग फ़ाइल नहीं बनाया बिकॉज़ वो टाइम वेस्ट होता। सो इसी में से जो चीज़ काम किया है मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँगा एंड जो नहीं है उसको क्रॉस मार दूँगा। क्यों मारूँगा? व्हाट इज़ द सोर्स? उस चीज़ का सोर्स क्या है ना। यू विल से कि भाई सोर्स क्या है उस चीज़ का, किस बेस पे आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। सोर्स इज़ नॉट ट्रस्ट मी ब्रो, इट इज़ पी वाई क्यूज़। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो नहीं है, पी वाई क्यू है। ठीक है, पी वाई क्यू पे जितना डेप्थ में करंट पूछता है, ठीक है, पॉलिटी को लेके, ज्योग्राफी को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके। सो लास्ट 26 ईयर्स के पी वाई क्यूज़ को मैंने एनालाइज़ किया हमारे प्रीलिम्स के। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट जितना डेप्थ में करंट पहुँचता है अलग अलग सेक्शन वाइज हम उतना ही डेप्थ में पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड इसमें हम सिर्फ करंट देखेंगे बिकॉज विजन में क्या होता है, विजन में आपको स्टैटिक पोर्शन भी साथ में दिया होता है। ठीक है, हम स्टैटिक नहीं देखेंगे, स्टैटिक हम अपनी क्लासेस में करेंगे। इसमें जस्ट हम जो करंट वाला पार्ट होगा सिर्फ वही देखेंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू है। पहले पॉलिटी गवर्नेंस है, देन आईआर है अपना, फिर इकोनॉमी है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। सो स्टार्टिंग विद पॉलिटी इज़ कोलिशन गवर्नमेंट। ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिल के गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसको सिंपली बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपके प्री में नहीं पूछेगा, ये मेंस ओरिएंटेड करंट है। ठीक है, मेंस के लिए ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, 4 जून को रिजल्ट आया था। तो तब जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई ना वो थी कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, मीन्स किसी भी पार्टी को किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। दैट्स वाई कोलिशन गवर्नमेंट जो था उसका एरा वापस आ गया। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट का एरा वापस आ गया, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये वाली चीज़। ये देख लो कि फर्स्ट टाइम कोलिशन गवर्नमेंट कब आई थी? 1977 में आई थी। 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, उसके बाद से ही 1977 में फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जनता गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद फिर कब आई? 1989 में। उसके बाद कब आई? 1999 में। ये फर्स्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा है फर्स्ट सक्सेसफुल कोलिशन गवर्नमेंट कौन सी थी तो 1999 से लेके 2004 तक, इसको एनडीए बोलते हैं। ठीक है, एनडीए। उससे पहले भी बनी थी बट उन्होंने 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए थे। ठीक है, दैट्स वाई सक्सेसफुल नहीं थी, बट फर्स्ट सक्सेसफुल थी 1999 से लेकर 2004 वाली। अब 2024 में दोबारा से हमने देखा कि कोलिशन गवर्नमेंट आई है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट आई है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपका मेंस का है, ये सारा मेंस में पूछता है। ठीक है, ये भी मेंस में पूछता है। सो मेंस वाला हम नहीं पढ़ेंगे, हम प्री ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। नाउ डिमांड फॉर न्यू स्टेट। अब नई स्टेट की डिमांड अलग अलग हमारी स्टेट्स में होती रहती है। ठीक है, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रिसेंटली तेलंगाना ने 10 साल अपने पूरे किए, हाँ,
14 में 2014 में तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। उसको रिसेंटली 10 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, 1 डिकेड कंप्लीट हुआ है। सो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2014 वाला, उसने क्या किया था, सेपरेट स्टेट तेलंगाना बनाया था जिसका कैपिटल क्या था, हैदराबाद। हैदराबाद इसका कैपिटल था। सो उसी के साथ साथ अब नई नई स्टेट्स की डिमांड क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। कहाँ कहाँ पे, एक तो रिसेंटली बिल ट्राइब जो है ना, ये अलग अलग स्टेट्स में है। अगर आपने ट्राइब्स वाला एरिया पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो बिल ट्राइब है ये अलग अलग स्टेट्स में है, ठीक है। एंड दे वांट कि एक उनका बिल प्रदेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल प्रदेश होना चाहिए, जिसमें से राजस्थान का पार्ट होगा, कुछ एमपी का होगा, कुछ गुजरात का होगा, कुछ महाराष्ट्र का होगा। यू कैन सी ये सारी जो स्टेट्स हैं ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, है ना, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। एमपी को राजस्थान कर रहा है, फिर गुजरात महाराष्ट्र कर रहा है, गुजरात एमपी कर रहा है। सो उनका कुछ कुछ एरिया होगा, उनसे मिला के बिल प्रदेश क्या चाहते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि बिल प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। ये रीसेंट डिमांड है, ये रीसेंट डिमांड है। एंड ये भी याद रखना, जो आंध्र प्रदेश था, ये मैंने बताया भी हुआ आपको पहले, ये फर्स्ट स्टेट था 1953 में जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे कार्व आउट किया गया था, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे इनको आंध्र प्रदेश को कार्व आउट किया गया था। एंड जो फेमस लीडर थे उनका क्या नाम था, पोटी नहीं नहीं सिरा श्री रामुलू, ठीक है, पोटी श्री रामुलू, ठीक है, ये नाम याद रखना। फ्रीडम फाइटर थे, नॉट फ्रीडम फाइटर, या ही वॉज फ्रीडम फाइटर। एंड आंध्र प्रदेश के काफ़ी जाने माने लीडर थे, ठीक है। उस टाइम तो आंध्र नहीं था, बट इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए डिमांड उठाई थी। एंड इन्होंने, इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है, फास्ट किया था आई थिंक इन्होंने। सो ये याद रखना, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मैंने क्रॉस डाला है ना, नीचे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्टर बताए हैं कौन से फैक्टर होते हैं, ये मेंस का, प्रॉपर मेंस का ये चीज़ टोटली मेंस का है। नेक्स्ट इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट विद रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट केस जो था वो था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में। बेरूबारी यूनियन केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 है, उसके अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट किसी स्टेट के एरिया को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, ठीक है। वो चीज़ आर्टिकल 3 में है, बट उसमें ये वाली पावर नहीं है कि हमारा एरिया किसी फॉरेन कंट्री को दे दे, हमारा एरिया, इंडियन टेरिटरी का एरिया फॉरेन कंट्री को दे दे, ठीक है। वो चीज़ इसमें कवर नहीं होती। ये मैं आपको जो रीऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनियन वाला पार्ट जो है हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, उसमें अच्छे से बताऊंगा 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, प्रोविजंस क्या है, ठीक है। एंड उसी में हम देखेंगे स्टेट्स, कौन सी स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, ये हम पॉलिटी वाली क्लास में करेंगे, ठीक है, ये हम पॉलिटी वाली क्लास में अच्छे से करेंगे। मूविंग नेक्स्ट इज़, इसने कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन टेरिटरी जो है उसको सीड किया जा सकता है फॉरेन स्टेट को ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। वाई, बिकॉज आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो उसको अमेंड करने के लिए हमें आर्टिकल 368 में जाना पड़ेगा, 368 के थ्रू आर्टिकल 1 को अमेंड करना पड़ेगा, फिर ही हम जो अपना पार्ट है, इंडिया का कुछ कोई भी पार्ट है, उसको हम किसी फॉरेन टेरिटरी को, फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं, ठीक है। एंड 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में आई थी। इसने क्या किया था, इट वॉज एनेक्टेड टू ट्रांसफ़र सर्टेन टेरिटरीज टू पाकिस्तान, ठीक है। 1960 में 9th अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, कुछ टेरिटरीज जो थी वो पाकिस्तान को क्या की गई थी, सीड की गई थी, ठीक है। एक्सचेंज हुआ था, ये पर्टिकुलरली एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुआ था। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कुछ बने थे, कुछ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने थे। सबसे फेमस जो था इसमें से यही था, अली फजल कमीशन, ठीक है, सबसे फेमस ये था। बट ये भी देख लेते हैं, एस के दार कमीशन, ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग दे के पूछ लेगा, या फिर आपको कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऐसे आपको पूछ लेगा, पूछा हुआ पहले भी PYQ में। सो एस के दार कमीशन सबसे पहले बना था 1948 में। इसने कहा था कि स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। मीन्स इसने लिंग्विस्टिक बेसिस को क्या कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स नहीं बननी चाहिए, किसके बेसिस पे बननी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बननी चाहिए, ठीक है, दार कमीशन
देन जेवीपी कमेटी, इस जेवीपी का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारामैया। ये भी 1948 में बनी थी। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था लैंग्वेज को। इन्होंने भी कहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स नहीं बननी चाहिए, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बननी चाहिए। देन आता है अपना फैज़ल अली कमीशन। फैज़ल अली कमीशन आया था 1953 में बना था। इस कमीशन ने 4 फैक्टर्स दिए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के। इसने कहा था कि भाई अगर आप रीऑर्गेनाइज करना चाहते हो किसी स्टेट को, ठीक है, तो क्या बेस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा था कि यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को इंश्योर करना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ब्रेक कर दें किसी स्टेट को 2 या 3 पार्ट्स में, बट उससे एक न्यू कंट्री की डिमांड क्रिएट हो जाए या फिर यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को थ्रेट हो जाए। देन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है एंड उसमें 2 लैंग्वेजेस डोमिनेट करती हैं, 2 लैंग्वेजेस डोमिनेट करती हैं। सो आप ऐसे उसको कार्व आउट करो कि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले मेजॉरिटी लोग हैं वो एक स्टेट में हो, दूसरी लैंग्वेज वाले दूसरी स्टेट में हो। ऐसा ना हो कि एक स्टेट है उसमें अराउंड 30% कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, 30% कोई और, फिर ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। देन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी, इसको भी कंसीडर करना है कि मीन्स आप बना तो रहे हो स्टेट न्यू, बट क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल है, तो वो चीज़ भी देखनी है। देन प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल, ये 4th फैक्टर था। सो ये 4 फैक्टर थे जो फैज़ल अली कमीशन ने दिए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद फैज़ल अली कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, इसने कहा था कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट ने 7th अमेंडमेंट निकाली थी 1956, जिसके बेस पे क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, अलग अलग स्टेट्स बनाई गई थी, ठीक है। ये चीज़ों को याद रखना, सो ये देख लेना, दार कमीशन है ये एंड जेवीपी कमेटी, इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। दार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक बेसिस को। बट जो फैज़ल अली कमीशन था इसने 4 फैक्टर दिए थे, ठीक है, 4 फैक्टर दिए थे। उसमें एक लिंग्विस्टिक भी था, ये भी याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एंड फैज़ल अली के बेसिस पे ये चीज़ भी पूछी हुई है PYQ में कि जो फैज़ल अली कमीशन था उसके बेसिस पे उसने क्या रिकमेंड किया था, कितनी स्टेट रिकमेंड की थी, 14 स्टेट्स थी, 6 यूटीज़ थी, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। सो 14 स्टेट रिकमेंड की थी एंड 6 यूटी रिकमेंड की थी, टोटल 20 नंबर था, ठीक है, नंबर वॉज 20, ये याद रखना। जो फैज़ल अली कमीशन था 1953, इसने टोटल 20 में गया, 14 स्टेट्स हैं, 6 यूटीज़ हैं, रिकमेंड किया था कि इंडिया में होनी चाहिए। देन ये आर्गूमेंट वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ न्यू स्टेट अगेंस्ट न्यू स्टेट, ये मेंस मटेरियल है, ठीक है, ये मेंस में पढ़ते हैं, इसमें काम का नहीं है, ठीक है, इसमें काम का नहीं है। देन इंटरनल एमरजेंसी किस में लगाई जाती है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल हमारा 352, 352 जो है बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 352। सो 2024 में 50th 50 साल हुए हैं इंटरनल एमरजेंसी लगाई गई थी जो 1975 में। सो ये तो एमरजेंसी डेमोक्रेटिक आइडिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये याद रखो कि जो एमरजेंसी है, जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन है ड्यूरिंग एमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिया है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ का है, ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे मैं आपको पॉलिटी वाली क्लास में ये सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है। पॉलिटी में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन सी कंट्री से हमने कौन सी चीज़ को अडॉप्ट किया है, वो वहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो ये याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन है ड्यूरिंग एमरजेंसी, वो हमने लिया है जर्मनी से, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड आपको पता होगा आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट कौन सा है, पार्ट है हमारा दिस वन 18, पार्ट 18, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, लेट मी रेज दिस। देन ये इमरजेंसी टाइप क्या होता है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे पॉलिटी वाली क्लास में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे डबल एफर्ट करो, क्योंकि वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना यहाँ से, कुछ भी नहीं पढ़ना यहाँ से। जो करंट है सिर्फ वही देखेंगे, 44th अमेंडमेंट ने क्या चेंजेस किए थे ये भी हम वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, जब हम प्रेसिडेंट कर रहे थे पॉलिटी वाला, उसमें पढ़ाया था, ठीक है।
सो डबल लेबर नहीं करेंगे कि यहाँ पे भी पढ़ ले वहाँ पे भी पढ़ लें, ये क्या टाइप होता है, इट इज़ नॉट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मिशन कर्मयोगी ये देखते हैं, न्यूज़ में था रिसेंटली। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो कि 2021 में बना था। ठीक है, ये किसका पार्ट है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, उसका ये प्रोग्राम है। सो उसने लॉन्च किया मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी 3 साल से चल रहा है। मिशन कर्मयोगी किस लिए था आपको पता होगा, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए था। ठीक है, मिशन कर्मयोगी जो था सिविल सर्वेंट्स के लिए था। एंड ये जो बना था नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज, इसका काम क्या था कि प्रोफेशनल एंड वेल ट्रेंड सिविल सर्वेंट्स को क्रिएट करना है। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को क्रिएट करना है। एंड इसमें हर तरह के सिविल सर्वेंट्स आते हैं, हर तरह के सिविल सर्वेंट आते हैं हमारे यूनियन लेवल पे इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़। ये पूछ लेगा आपसे कि इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं है। ठीक है, वो चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक है, याद रखना। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये जो ऊपर बताया हमने नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? इसके अंदर होता है सबसे पहले HR काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होती है जो कि एपेक्स बॉडी है। फिर उसके अंदर क्या होता है? कैबिनेट सेक्रेटरीज कोऑर्डिनेशन यूनिट्स होती हैं जो जिसका काम होता है मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट का। फिर वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, उसके बाद है SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करता है कर्मयोगी को। गवर्नमेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं आई गॉट कर्मयोगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। देन ये गाइडिंग प्रिंसिपल इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल ज़रूरी नहीं है, आपको नाम दे के पूछ लेगा कि मिशन कर्मयोगी किससे रिलेटेड है। ठीक है, एंड बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन, कि शिफ्ट करेगा फ्रॉम रोल टू रोल बेसिस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सिंपल यार, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा हमारे सिविल सर्वेंट्स की। देन कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको compete करवाया जाएगा। ठीक है, compete कैसे करवाया जाएगा? उनका एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज को कंबाइन करके यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, एंड उनको एज अ गुड सिविल सर्वेंट्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, एंड ये चीज़ इसमें है 70-20-10 में इंडिकेट किया है कि वो 70% लर्न करेंगे अपने जॉब एक्सपीरियंस से, 20% कहाँ से करेंगे? वर्किंग विद अदर्स। ठीक है, मीन्स टीम वर्क हो गया, है ना, टीम वर्क हो गया। एंड 10% फ्रॉम प्लान्ड ट्रेनिंग। दिस वॉज इट। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एंड आई गॉट जो प्लेटफॉर्म है हमने ऊपर देखा, आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका काम क्या है? ये लॉन्च करता है मिशन, इसी ने लॉन्च किया है, लॉन्च पैड आई है मिशन कर्मयोगी का। एंड ये ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। किस लेवल पे? यूनियन लेवल पे, जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके लिए। ठीक है, ये है ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अदर इनिशिएटिव्स कौन से हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए? दिस फर्स्ट इज़ नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। जो सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लबासना हो गया अपना, ठीक है, स्वप्ना हो गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं ना। सो उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इट वॉज किसने डेवलप किया था? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जो हमने ऊपर देखा। जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसने ये स्टैंडर्ड्स को बनाया था। ठीक है, एंड इसने सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्रिएट किया है। किस लिए किया है? हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए किया है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। उनको प्रोवाइड नहीं करेगा, ये क्या करेगा? जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स को, उनके साथ ये कनेक्ट करेगा। देन इज़ आरंभ। ठीक है, ये 2019 में लॉन्च हुआ था। एंड दिस वाज फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग। ठीक है, ये फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स था किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए। नाम क्या है? आरंभ। कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी 1996 में अडॉप्ट की गई थी एंड 2012 में इसको रिवाइव किया गया था। बस ये याद रखना। ठीक है, किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए। इनके नाम याद रखना कि ये रिलेटेड किससे हैं? सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बिकॉज आप हर चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर सकते, ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना। ये याद रखना, आरंभ, नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी एंड दिस नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये तीनों हमारे सिविल सर्वेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है,
कंसर्न क्या है, ये इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नहीं पूछता यूपीएससी। अगर आपने पीवाईक्यू देखे हों तो मोस्टली वो पॉजिटिव पूछता है। मोस्टली अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आई है उसका पॉजिटिव पूछेगा, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं पूछता। इन सम केसेस पूछ लेता है बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो पॉजिटिव ही पूछता है, ठीक है। सो आप भी उस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपका कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है, बिकॉज आपके माइंड की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि कुछ चीज़ें आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से यूपीएससी के प्रीवियस पैटर्न से सॉल्व करो, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज दिस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो हमने ऊपर देखा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ठीक है। ये कब बना था? 2021 में बना था, ठीक है। 2021 में ये बना था। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन कब बना था? 2021 में बना था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है। इसके नाम से ही क्लियर है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये है किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए, है ना। तो किसके अंदर आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आएगा। एंड ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग करना सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग्स के लिए, ठीक है। देन इसके 3 मेंबर्स होते हैं एंड उनका सेक्रेटेरिएट भी होता है, ठीक है। जो इनका सेक्रेटेरिएट है इसको हेड कौन करता है ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट ज़रूरी, ठीक है। बस ये याद रखो कि फंक्शन क्या है। फंक्शन जैसे मैंने ऊपर बताया, कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को प्रिपेयर करना, ठीक है। देन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट, ये इसका काम है। बस ये याद रखना, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। किसके अंदर आती है ये भी याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के अंदर आती है। कब बनी थी? 2021 में बनी थी। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये याद रखना। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, बस ये याद रखो कि जो यूएन है इसने अडॉप्ट किया, अनवील किया ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी, रिकमेंडेशंस फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये याद रखना, ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी किसने अडॉप्ट किया है? ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी अडॉप्ट किया हमारे यूएन ने, ठीक है। यूएन ने अडॉप्ट किया। ऑप्शन दे देगा आपको यूरोपियन यूनियन, ओईसीडी, यूएन, सो इसको याद रखना, यूएन ने अडॉप्ट किया है। बाकी मिस इन्फॉर्मेशन क्या आती है यू ऑल नो, है ना, आप सब जानते हो। मूविंग नेक्स्ट इज व्हाट कुड बी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी पता है। थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी, इन्फॉर्मेशन बबल, देन डिफिकल्टी इन अचीविंग एसडीजीज यानी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है ना। सो ये ज़रूरी नहीं है, ये तो आप ऐसे बना सकते हो। एंड ये मेंस में पूछता है, हाँ, ये मेंस की चीज़ें हैं, ये प्री में नहीं पूछता, ये प्री में नहीं पूछता। देन ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको टैकल करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं ग्लोबल लेवल पे? सोशल मीडिया फॉर पीस, ये किसने अडॉप्ट किया है? यूनेस्को ने। इसका काम क्या है? टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ सोसाइटीज़ टू पोटेंशियली हार्मफुल कंटेंट स्प्रेड ऑनलाइन, इन पर्टिकुलरली हेट स्पीच हो गया जो इंसाइट करती है वायलेंस को। ये याद रखो सिंपली कि सोशल मीडिया फॉर पीस किसका है? सोशल मीडिया फॉर पीस हमारे यूएन का है, यूनेस्को का, ठीक है। सोशल मीडिया फॉर पीस इज ऑफ होम ऑफ यूनेस्को, सिंपल। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये हमारी जो क्या कहते हैं MIT है उसने निकाला था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मिनिस्ट्री है ना जो हमारी MIT, उसने निकाला था। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरमीडिएरीज जो हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उन प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है, जो एज अ इंटरमीडिएरी एक्ट करते हैं उनके लिए एथिकल कोड था, ठीक है। प्रिवेंट करता था जो कि ऐसे कंटेंट को होस्ट करना अपनी वेबसाइट पे जो कि अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है या फिर हेट स्पीच को फैलाता है। देन IT एक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2008 वाला, ठीक है। ये भी फेक न्यूज़ को क्या करता है? कर्ब करता है। देन हमारा रिसेंटली जो नया आया है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें भी फेक न्यूज़ रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ठीक है। फेक न्यूज़ रिलेटेड इसमें भी प्रोविजंस है। देन PIB फैक्ट चेक यूनिट, PIB की खुद की फैक्ट चेकिंग यूनिट है, ठीक है। अलग अलग
फैक्ट्स को चेक करता है विद रिगार्ड्स टू मिनिस्ट्रीज या कोई और भी हो गया, ठीक है। सो ये 4 चीज़ों को याद रखना, ये 4 चीज़ों को याद रखना। जो न्यू BNS है, भारतीय न्याय संहिता, ये भी इसमें भी देख लेना कि इसमें फेक न्यूज़ का प्रोविजंस है, ठीक है। पूछ सकता है कि प्रोविज़न है या नहीं है, सो है। IT एक्ट तो होगा, इसमें भी होगा। सोशल मीडिया फॉर पीस हमारे यूनेस्को का है, ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन देके पूछ लेगा किसका, सो ये यूनेस्को है, कोई और नहीं है, ठीक है, कोई और नहीं है। ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी हमने अभी ऊपर देखा किसका है, UN का। ये है हमारे UN का। इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, इसके 5 प्रिंसिपल हैं ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को कर्व करने के लिए। सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस, हेल्दी इंसेंटिव्स, पब्लिक एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंट फ्री एंड प्लूरलिस्ट मीडिया, इंडिपेंडेंट फ्री एंड प्लूरलिस्ट मीडिया, देन ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च। ये 5 इसके पिलर्स हैं, 5 इसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी किसका है, हमारे UN का, ठीक है। ये इसके 5 क्या हैं प्रिंसिपल्स, सोसाइटी, हेल्दी इंसेंटिव्स, देन पब्लिक एम्पावरमेंट, फ्री मीडिया एंड ट्रांसपेरेंसी। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ, मीनिंग क्या है। ये अपना सारा का सारा मेंस का है, सब कुछ मेंस का है ये वाला, ठीक है। प्री में ये नहीं पूछता, सिंपल आपको ये नाम देगा, पूछ लेगा किसका है, ठीक है। या फिर पूछ लेगा अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, फिर पूछेगा कि भाई प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं पूछेगा। मूविंग नेक्स्ट इज, ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है किसके, जो हमने ऊपर देखा मिस इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंडिया ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, है ना, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस। ये ऑर्गेनाइज़ किसने किया था, वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ऑर्गेनाइज़ किया था वर्ल्ड समिट ऑन इंटरनेशनल सोसाइटी, ठीक है। +20 फोरम हाई लेवल इवेंट कहाँ पे हुआ, जेनेवा में हुआ, स्विट्ज़रलैंड में। ये है क्या, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम है क्या, इसने 20 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, ऑफ प्रोग्रेस मेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम्स ऑफ WSIS विच टुक प्लेस इन 2003 जेनेवा एंड ट्यूनिस 2005। सो सिंपली जो 20 है ना, 20 ये 20 साल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 20 ईयर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। 20 का मतलब 20 मेंबर्स नहीं है, ठीक है। हम यूजुअली बिकॉज जैसे नेटो प्लस है या फिर कुछ भी ऐसे आपका नंबर्स वाला दिया, तो हम यूजुअली ये सोचते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुपिंग को, बट ये ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये 20 साल कंप्लीट हुए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। WSIS है किसका, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का है, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का है ये WSIS, यानी वर्ल्ड समिट ऑन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। ये है क्या चीज़, इट इज़ को ऑर्गेनाइज्ड बाय ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो हमने ऊपर देखा। साथ में कौन है, यूनेस्को है, UNDP है, UNCTAD है, एंड को होस्ट कौन कौन करता है, स्विस कॉन्फेडरेशन एंड ITU। सिंपली याद रखना, WSIS वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसमें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, यूनेस्को है, UNDP एंड UNCTAD है, ठीक है, UNCTAD है। गोल क्या है ये तो बताइए, आपको नाम से क्लियर है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के इश्यूज़ को रेज करना है, ठीक है, पर्टिकुलरली मिस इन्फॉर्मेशन हो गया या फिर हेट स्पीच हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन अभी रिसेंटली 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं वो पास हुए हैं। इन्होंने क्या किया, रिपील किया जो पुराने थे, ठीक है, जो पुराने लॉज थे उनको क्या किया, रिपील किया। देखते हैं इसमें भी। फर्स्ट इज भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, विच प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट इन हिट एंड रन केसेस हैज़ बिन पुट ऑन होल्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें पहले एक आपने देखा होगा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे थे किसके, जो ट्रक ड्राइवर्स थे, बस ड्राइवर्स थे, है ना, आपने देखा होगा बस ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे थे इस न्यू BNS जो सेक्शन था 106 सबसेक्शन 2, है ना, उसके अगेंस्ट। वो किस रिलेटेड था, हिट एंड रन केसेस के रिलेटेड था। इसका क्या मतलब था, अगर कोई ट्रक ड्राइवर या फिर कोई बस ड्राइवर, ठीक है, किसी को हिट करके चला जाता है एंड उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है या फिर डेथ नहीं भी होती, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जस्ट हिट करके चला जाता है, हिट एंड रन। सो उसको क्या था, उसके ऊपर फ़ाइन लगना था
एंड उसको इम्प्रिजनमेंट भी था, आई थिंक 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट था। सो वो सेक्शन के कारण प्रोटेस्ट हुआ एंड उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी इस सेक्शन को होल्ड कर दिया है। ठीक है, इस सेक्शन को अभी करंटली ये फोर्स में नहीं आया, एनफोर्समेंट नहीं हुई इस सेक्शन की, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखते हैं अलग अलग कि क्या किसने किसको रिप्लेस किया है। फर्स्ट इज भारतीय, यहाँ से करते हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS अपना। ठीक है, इसने रिप्लेस किया आईपीसी को, आईपीसी जो कि 1860 में आया था। एंड इसमें ना कम्युनिटी सर्विस भी है, ये चीज़ याद रखना, कम्युनिटी सर्विस इसमें इंक्लूडेड है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, इसमें कम्युनिटी सर्विस है एज अ पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है। ठीक है, अटेम्प्टेड सुसाइड टू ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक सर्वेंट्स ड्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पब्लिक सर्वेंट है, फॉर एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, एंड या फिर सिंपली कोई भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, आपके किसी ऑफिस में आ जाती हैं, आपके घर पे आ जाती हैं, एंड आप उसको एज अ थ्रेट करते हो सुसाइड अटेम्प्ट करके। ठीक है, अटेम्प्ट करते हो जस्ट कि मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। सो उस चीज़ के लिए आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, कम्युनिटी सर्विस मिलेगी, जस्ट एन एग्जाम्पल है ना। उसके बाद सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट वुमेन अंडर 18 आर क्लासीफाइड एज रेप रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सेंट, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सेंट, ये चीज़ भी याद रखना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट्स इज़ डिफाइंड एज अ सेपरेट ऑफेंस, जो टेररिस्ट एक्ट्स है उसको सेपरेट ऑफेंस क्या किया गया, डिफाइन किया गया। ये चीज़ को याद रखना कि जो अंडर 18 वुमेन के साथ सेक्सुअल एक्ट है उसको रेप क्लासीफाई किया गया। ठीक है, उसको रेप क्लासीफाई किया गया रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सेंट, कॉन्सेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट है या फिर नहीं है, दैट वुड बी कंसिडर रेप, उसको रेप कंसिडर किया जाए। ये चीज़ को याद रखना बिकॉज यूपीएससी पूछ लेता होता है ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, सो मोस्टली हम यही सोचते हैं कि यार कॉन्सेंट है तो फिर तो वो चीज़ नहीं होगी ना, रेप नहीं कंसीडर किया जाएगा, बट उसको किया जाएगा। ठीक है, अंडर दिस BNS भारतीय न्याय संहिता, जिसने रिप्लेस किया है आईपीसी को। ठीक है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किसको रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा CRPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, accused detained for half the maximum sentence, for half the maximum sentence must be released on the bond except for death penalty or for life imprisonment in cases or those with multiple pending charges। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई अक्यूज्ड फॉर एग्जांपल किसी ने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है। ठीक है, 7 ईयर्स की उसको होगी इम्प्रिजनमेंट, है ना। सो उसको उसने हाफ टाइम यानी 3.5 ईयर्स ऑलरेडी स्पेंड कर लिए हैं जेल में, उसने वो ऑलरेडी डिटेन रह चुका है हाफ़ टाइम के लिए, हाफ़ टाइम के लिए जितनी पनिशमेंट थी, मैक्सिमम सेंटेंस थी, उसका वो हाफ़ टाइम ऑलरेडी एज अ डिटेनी स्पेंड कर चुका है। सो उसको कर दिया जाएगा रिलीज़। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, अगर तो उसको डेथ पेनल्टी मिली हुई है फिर नहीं किया जाएगा उसको रिलीज़, या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, या फिर उसके अगेंस्ट मल्टीपल पेंडिंग चार्जेस हैं। ठीक है, उस केस में उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसने हाफ़ कंप्लीट कर लिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देन सिग्नेचर्स एंड फिंगर इम्प्रेशंस, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर एन अक्यूज्ड पर्सन टू गिव हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर, फिंगर इम्प्रेशंस, या फिर हैंड राइटिंग या फिर वॉइस सैम्पल। ठीक है, मीन्स उसके जो बायोडेटा है, उसका जो बायोडेटा है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा अंडर दिस न्यू भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। देन भारतीय साक्ष्य अभिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसको रिप्लेस कर रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स जो होंगे उसको लीगल स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, उसको लीगल स्टेटस दिया जाएगा एज पेपर डॉक्यूमेंट एंड ओरल एविडेंसेस, जिसमें स्टेटमेंट्स आती हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वंस आर परमिटेड एंड रिक्वायर्ड बाय कोर्ट्स फ्रॉम विटनेस रिगार्डिंग मैटर अंडर इंक्वायरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओरल एविडेंसेस जो हैं उसको भी यूज़ किया जा सकता है एज एन एविडेंस, ओरल एविडेंसेस को भी कोर्ट में एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, ये चीज़ याद रखना। सो स्पेशल चीज़ें क्या थी इसमें, स्पेशल चीज़ें
एक तो आप ये याद रखोगे कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, वो रिप्लेस कर रहा है IPC को, ठीक है, वो रिप्लेस कर रहा है IPC को। जो नागरिक सुरक्षा है वो CRPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस कर रहा है। देन जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये हमारे एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। ये चीज़ों को याद रखना। एंड ये भी याद रखना 18 ईयर वाली चीज़, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट उसको रेप क्लासीफाइड किया जाएगा। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज हमारा न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया, ठीक है। इसके काफ़ी सारे सेक्शन जो अभी रिसेंटली फोर्स में आए हैं। लेट्स चेक दैट कि वो क्या है। जो न्यू एक्ट लेके आए हैं, ये जो न्यू एक्ट गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है, इट इज़ सेट दैट कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इसने रिप्लेस किया है किसको? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 owing to huge technical advancement in telecom sector and technologies। मीन्स ये दो एक्ट थे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में था एंड वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। यू कैन से कि बहुत ज़्यादा ही पुराने थे, ठीक है। उनको रिप्लेस किया गया विद टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। फीचर्स क्या हैं इसके फीचर्स क्या हैं? ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूज़र कौन है। सो अनसर्टेनिटीज़ जो होती हैं उसको ये रिड्यूस करता है एंड जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस है एंड ईज़ ऑफ डूइंग को प्रमोट करता है। ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है एंड जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उनको उस चीज़ को प्रमोट करता है। ROW, राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, शैल बी ग्रांटेड ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस। राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशंस में होता है। राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क जो है टेलीकम्युनिकेशंस में होता है, ठीक है। ये दिया जाएगा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे, ठीक है। देन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर सकती है स्टैंडर्ड्स एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट मेजर्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, नेटवर्क्स के लिए, सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड सेल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज वी ऑल नो जो टेलीकम्युनिकेशन है एज ए सब्जेक्ट किसका है? यूनियन लिस्ट में आता है ना। देन यूज़र की प्रोटेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट which include prior consent to receive specified messages like advertising messages, creation of do not disturb registers etc। जो आपके फ़ोन पे मैसेज आते रहते हैं, अगर आप सिम कार्ड लिया, ठीक है, आपने सिम कार्ड लिया एयरटेल का, जियो का, सो रेगुलरली आपके मैसेज आते रहते हैं अलग अलग पर्पज़ से। ये प्लान ले लो, ये ले लो, आप जियो फाइबर ले लो, एयरटेल का ये ले लो, है ना। सो उस चीज़ के लिए क्या है? प्रायर कॉन्सेंट वाली एक चीज़ लाई गई है, ठीक है, फॉर एडवर्टीजमेंट मैसेजेस के लिए। एंड एक रजिस्टर क्रिएट किया जाएगा जिसको बोलते हैं DND रजिस्टर, ठीक है। अगर आप उसमें होंगे, आपका मोबाइल नंबर होगा, तो आपको ये मैसेजेस नहीं आएंगे, ठीक है। देन एक्सपांड द स्कोप ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विच विल नाउ बिकम डिजिटल भारतीय निधि। पहले हमें पता था कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता था, जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते थे वो उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, उसका कुछ परसेंट, कुछ फ़ीस जाता था इस फंड में, ठीक है। उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? डिजिटल भारत निधि, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होती है एंड इस फंड को यूज़ किया जाता है रिसर्च के लिए एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है इसको डिजिटल भारत निधि बोला गया, मीन्स इसका नाम चेंज कर दिया गया। सिग्निफिकेंस क्या होगा एक्ट का? सिक्योरिटी क्वालिटी इंप्रूव करेगा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करेगा। ये इतना वो नहीं है, जस्ट प्रोविज़न क्या है मेन जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है हमारा, हम जस्ट उसी को देखेंगे, ठीक है। ये इसकी पूरी महागाथा नहीं देखेंगे हम, बिकॉज पर्पस नहीं है कुछ उसका। देन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 2023। पोस्ट ऑफिस एक्ट ने रिप्लेस किया इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, ठीक है। नया एक्ट आया है, सो उसमें नई चीज़ क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज विल बी अपॉइंटेड टू हेड इंडिया पोस्ट। जो इंडिया पोस्ट है उसको हेड करेगा कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, DGPS, ठीक है, अंडर न्यू एक्ट। देन इसके पास पावर्स होंगी, रेगुलेशन बना सकेगा ये ऑन मैटर्स सच एज चार्जेस ऑफ सर्विसेज, सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। जो सर्विस चार्ज लगेंगे
जो पोस्ट के सर्विस चार्ज होंगे या फिर पोस्टेज स्टैम्प्स जो होते हैं उसकी सेल, उसकी सप्लाई के ऊपर कौन रेगुलेशन बनाएगा? DGPS बनाएगा। देन पावर टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल्स। गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट एन आर्टिकल ट्रांसमिटेड थ्रू इंडिया पोस्ट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट जो है, आप मान लो इंडिया पोस्ट के थ्रू आप कुछ ट्रांसमिट करते हो, ठीक है, कोई आर्टिकल ट्रांसमिट करते हो, गवर्नमेंट जो है उसको चेक कर सकती है। गवर्नमेंट उस चीज़ को चेक कर सकती है स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे। अब वो ग्राउंड्स क्या होंगी? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़ है, पब्लिक ऑर्डर है, इमरजेंसी है, या फिर पब्लिक सेफ्टी है। मान लो आपने इंडिया पोस्ट के थ्रू कुछ भेजा, ठीक है, गवर्नमेंट उस चीज़ को चेक कर सकती है कि आपने क्या भेजा, ठीक है, इस ग्राउंड्स पे सिक्योरिटी हो गया, फ्रेंडली रिलेशंस हो गया, है ना। आई होप दिस इज़ क्लियर। एग्जाम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटीज़। Exemption from liabilities. Post office will not incur any liability with regards to its services except such liabilities as may be prescribed with regards to a service provided by the post office. इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी इसकी सर्विसेज के रिलेटेड अगर आप इसकी सर्विस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो पोस्ट ऑफिस जो है उसको बेयर नहीं करेगा। एंड देयर आर नो पीनल प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड इन एक्ट। इसमें कोई पीनल प्रोविजंस नहीं है, सिंपल, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? सिटीजन सेंट्रिक, ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। पोस्टल सिस्टम क्या था ब्रिटिश एरा में, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो था हमारा कंट्री का 1727 में ओपन हुआ था। किसने किया था? EIC ने किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने फर्स्ट पोस्ट ऑफिस क्रिएट किया था हमारे इंडिया में। एंड जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, उसने रिकॉग्नाइज़ किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस को एज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इंडियन पोस्ट ऑफिस को किसने रिकॉग्नाइज़ किया था? डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। देन प्रेजेंट साइट ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता वॉज साइट ऑफ द फर्स्ट फोर्ट विलियम, ठीक है। जो फोर्ट विलियम था, सिंपली कैलकाटा में जो फोर्ट विलियम था वो किस में चेंज कर दिया गया? उसको पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस बना दिया गया, जो कि कैलकाटा में है, सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़ हमारे रिसेंट इलेक्शन हुए थे 18th लोकसभा के। उसमें टोटल 74 वुमेन MPs इलेक्ट हुई हैं, ठीक है। 18th लोकसभा में 74 वुमेन MPs को इलेक्ट किया गया, जबकि जो हमारा 17th लोकसभा था, 17 लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें 78 वुमेन थी। सो बट 18 में 74 है। इट मीन्स वो स्लाइटली रिड्यूस कर गया, नंबर जो है रिड्यूस कर गया, ठीक है। एंड ये चीज़ याद रखना, हमारी करंट पार्लियामेंट में कितने परसेंट है? करंट पार्लियामेंट में 13.6%। सिंपली याद रखो 13% के आसपास है वुमेन MPs। बट जो हमारा राज्यसभा है उसमें 14.5% है। सो अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में किस में वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन एज अ परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज ऑफ वुमेन पूछे किस में ज़्यादा है तो वो होगा राज्यसभा, ठीक है, दैट इज़ राज्यसभा। ग्लोबली कितना है? ग्लोबली 27% के आसपास है। ग्लोबली 27% के आसपास है। अगर वुमेन्स ज़्यादा होती हैं पार्लियामेंट में तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा? सिंपल ये होगा कि उनको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा। जो वुमेन लेजिस्लेटर हैं वो अपना न्यू पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाएंगी, है ना। देन ये चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करेगी। देन वुमेन आर लेस लाइकली टू बी क्रिमिनल एंड करप्ट, मोर एफिकेशियस एंड लेस वल्नरेबल टू पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि वुमेन जो होती हैं वो लेस क्रिमिनल होती हैं एंड करप्ट होती हैं, इसी कारण लेस वल्नरेबल हैं वो, कि वो पॉलिटिकल कोई अगर सिचुएशन आती है उसका बेनिफिट उठाएं। सिंपली ये बोल रहा है कि वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, ये सिग्निफिकेंस है। चैलेंज क्या है इसका? चैलेंज क्या है? सोसाइटल प्रेजुडिस, मतलब क्या, किस वजह से हमारी वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है हमारी पार्लियामेंट में, हमारी लेजिस्लेचर में? सोसाइटल प्रेजुडिस है, मेल डोमिनेंस है, पैट्रियार्की है, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वही ऐसा है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, एंड इन अप्रोप्रिएट कमेंटिंग है, ठीक है, हेट स्पीचेस है, बहुत सारी चीज़ें, अब्यूसिव लैंग्वेज, थ्रेट, मसल पावर, ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जिसके कारण वुमेन रिप्रेजेंटेशन अभी तक उतना नहीं इंक्रीज़ हो पाया जितना हमें चाहिए, ठीक है। देन पैट्रियार्की तो है ही है, जैसे मैंने बताया। कौन से स्टेप लिए गए हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए? रिसेंटली
106th अमेंडमेंट हुई है, 106th अमेंडमेंट हुई है, जो कि ये पूछा गया था ना अपना यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106th अमेंडमेंट, ये याद रखना 106th अमेंडमेंट है। इसने वुमेन के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व किया है लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में इंक्लूडिंग दिल्ली। ठीक है, स्टेट असेंबलीज में। ये इन्फोर्समेंट कब होगी इसकी इन्फोर्समेंट कब होगी? इसकी इन्फोर्समेंट होगी जब हमारा 2026 में सेंसस हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा सेंसस होगा ना, उसके बाद इसकी इन्फोर्समेंट होगी। ये चीज़ भी याद रखना, ये चीज़ याद रखना। इट मीन्स 19th लोकसभा जो होगी उसमें भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड 2026 के बाद मीन्स सेंसस के बाद जितने भी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगे हमारी स्टेट्स में, उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106th अमेंडमेंट। देन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट तो है ही है, जिसमें 1/3 सीट्स जो है ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं पंचायत में एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में फॉर वुमेन। ठीक है, जो 73rd एंड 4th अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, उसने ऑलरेडी 1/3 सीट्स जो थी उसको रिजर्व कर दिया था वुमेंस के लिए पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में। सो जो ये है ना ऊपर वाला 106th अमेंडमेंट, इसमें सिर्फ हमारी लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को ये चीज़ प्रोवाइड की गई है, ये प्रोविज़न प्रोवाइड की गई है। ठीक है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, उनके लिए एक सेपरेट अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है। एंड एसडीजी है, ये तो चलो है ही है। ठीक है, एंड न्यू चीज़ ये है कि अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, ठीक है, यूट्यूब पे अपना सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सेलिब्रिटी छोड़ो, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, है ना। सो वो कई बार क्या होता है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो होते हैं हार्मफुल। जैसे बोलो ज़ुबां केसरी, है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो होते हैं हार्मफुल। या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो उन्होंने खुद ना यूज़ किए होते हैं, ना वो खुद श्योर होते हैं कि इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लाया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिक्लेयर्स सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट जो है, जो हमारे टेलीविज़न पे, प्रिंट मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे चलती है, ठीक है, वो SDC यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगी। अब ये क्या है? ये वो सर्टिफिकेट है जो इंसान, जो इन्फ्लुएंसर, जो सेलिब्रिटी, ठीक है, जो हमारा स्पोर्ट्समैन जो एडवर्टीज़मेंट कर रहा है, उसके द्वारा ये किया जाएगा साइन। ठीक है, साइन बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी नीड्स टू बी सबमिटेड थ्रू दीज पोर्टल्स। पोर्टल कौन सा है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ऑफ टीवी एंड रेडियो के लिए हमारा है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियाज पोर्टल फॉर प्रिंट एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट, डिजिटल इंटरनेट एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो विराट कोहली ने किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट करनी है, मान लो हमारे विराट कोहली ने किसी चीज़ की करनी है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कोई फिटनेस प्रोडक्ट है। सो उसकी एडवर्टीज़मेंट से पहले वो क्या करेगा? वो एक SDC यानी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या करेगा? अगर टीवी पे करनी है ऐड, टीवी पे या फिर रेडियो पे, तो वो सर्टिफिकेट को साइन करके, जिसमें टर्म्स लिखी होंगी, क्या क्या कौन सा प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला, डिफरेंट चीज़ें होंगी, प्रोविजंस होंगी, उसको वो फुलफिल करके राइट डाउन करके, साइन करके ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर सेंड कर देगा। ठीक है, एंड दिस SDC विल सर्टिफाई दैट द एडवर्टीजमेंट डज नॉट कंटेन मिसलीडिंग क्लेम्स। ठीक है, मिसलीडिंग क्लेम नहीं है, मीन्स रातों रात आज मेरे पास 1 लाख रुपीज़ थे, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके बाद एक ही मंथ में मेरे पास हो गए 10 लाख रुपए। ठीक है, रातों रात पैसा डबल, 10 दिन में पैसा डबल। सो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना हो। ठीक है, एंड रेगुलेटरी प्रोविजंस जो है हमारी, उसके साथ ये कंप्लाई करे, कंप्लाई। ठीक है, दिस वाज इट। देन PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्टैचूटरी बॉडी है, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंदर बनी थी। ठीक है, PCI जो है हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है
एक्ट के अंदर बनी थी, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। इसका काम क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस को ये कंजर्व करती है बाय मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीज। ठीक है, न्यूज़ एजेंसीज के लिए हमारे पास एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सिंपल। इसमें एक चेयरमैन होता है एंड 28 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। ठीक है, रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको नॉमिनेट किया जाता है कमेटी के द्वारा। उस कमेटी में कौन होता है? उस कमेटी में राज्यसभा चेयरमैन, देन स्पीकर होता है लोकसभा का, एंड अ पर्सन इलेक्टेड अमंगस देमसेल्फ बाय 28 मेंबर्स ऑफ काउंसिल। ये जो 28 मेंबर्स होंगे काउंसिल के, इनमें से एक पर्सन होगा जिसको इलेक्ट किया जाएगा इन 28 मेंबर्स के द्वारा। वो मीन्स 3 मेंबर कमेटी होगी, राज्यसभा चेयरमैन, देन स्पीकर हो गया लोकसभा का, देन एक पर्सन जो इलेक्टेड है। ये 3 मिल के रिकमेंड करेंगे चेयरमैन को। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ठीक है, सो ये था अपना पॉलिटी वाला सेक्शन, ठीक है। आगे तो यही है, एडवर्टीजमेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट यूज़फुल दैट मच। आई होप दिस इज़ क्लियर। जितना जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आई हैव ट्राइड टू कवर दैट पार्ट। ठीक है, और कुछ हम फालतू का नहीं पढ़ेंगे, कुछ डबल लेबर नहीं करेंगे स्टैटिक पढ़ के। ठीक है, स्टैटिक वाला हम स्टैटिक वाली क्लास में देखेंगे। सो जस्ट टेल मी हाउ, कि कैसा था ये। एंड मैंने सोचा था कि पहले मैं एक ही सेशन में इसको पूरा कवर कर लेता हूँ, एक ही सेशन में पूरे के पूरे को कवर कर लेता हूँ। देन आई थॉट कि पहले पॉलिटी वाला कवर कर लेता हूँ, बिकॉज पॉलिटी वाला हमारा क्लासेस चल रहा है। देन साथ में आपका ओपिनियन भी ले लूँगा कि क्या चीज़, हाउ इट इज़ गोइंग, एंड कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर नहीं, है ना। सो एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। So this was it. I hope you like it. If you are new, you can subscribe. Thank you for watching this session.